प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपके अपने एस्ट्रो राधे गुरु चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दर्शकों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे 12 राशियों की कैटेगरी के विषय में बताया था कि 12 राशियाँ 3 प्रकार की होती हैं। 12 राशियाँ कौन कौन सी हैं? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। 12 राशियाँ, ये 3 तरह की राशियाँ होती हैं। कौन कौन सी? चर, स्थिर और द्विस्वभाव। इनमें से कुछ राशियां चर हैं, कुछ स्थिर हैं, कुछ द्विस्वभाव हैं। इसके विषय में हमने पिछले वीडियो में आपसे विस्तार से चर्चा किया। आज हम चर्चा करेंगे आपसे एक नई चीज़ की। कौन सी चीज़ है? आपने सुना होगा कि लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि उनका मंगल बड़ा उच्च का है, इस वजह से बड़ा खून गर्म है। तो ये उच्च और नीच क्या होता है? उनका चंद्रमा बहुत खराब है, इसीलिए इतना कष्ट आ रहा है। ये नीच बैठा हुआ है चंद्रमा, इसलिए इतना कष्ट हो रहा है। ये सब क्या चीज़ें हैं? ऊंच नीच क्या क्यों कहते हैं लोग? तो आइए देखते हैं। दर्शकों, सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है। किस में उच्च का होता है? मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है। कितने अंश का? 10 अंश का। दर्शकों, एक राशि 30 अंश भोग करती है। कोई भी राशि 0 से लेकर 30 अंश तक जाती है, 30 अंश तक भोग करती है। सामान्य रूप से 0 से लेकर 6 तक शिशु होता है, 6 से 12 तक कुमार अवस्था में होता है, 18 पीक होता है, यौवन अवस्था होता है, 18 मजबूत होता है, ग्रह बहुत बलवान होता है। ऊपर जाता है तो धीरे धीरे वृद्ध होने लगता है। तो दर्शकों, ऐसे ही ऊंच और नीच राशियों में, जब ऊंच राशि में अपने उच्च राशि में कोई ग्रह होता है तो उसकी भी कैटेगरी निश्चित है कि कितने अंश तक उच्च का होगा, कितने अंश के बाद सामान्य में होगा, वो उच्च का प्रभाव कम हो जाएगा। तो सूर्य मेष में उच्च का होता है। कितने अंश तक? 10 अंश का सूर्य मेष में उच्च का होता है। चंद्रमा वृष में उच्च का होता है। वृष में चंद्रमा उच्च का होता है। कितने अंश का? 3 अंश का। 3 अंश का चंद्रमा वृष राशि में उच्च का होता है। मंगल मकर में उच्च का होता है। मकर राशि में मंगल उच्च का होता है। मकर का साइन क्या है? 10 गिनती। तो 10 गिनती में मकर राशि में मंगल उच्च का होता है। कितने अंश का उच्च का होता है? 28 अंश का। 28 अंश का मंगल उच्च का होता है। देखिए, अभी हमने आपसे कहा कि 18 अंश के ऊपर जब ग्रह जाने लगता है तो वृद्ध हो जाता है, लेकिन यहाँ वो नियम लागू नहीं होगा। मकर राशि में 28 अंश का मंगल उच्च का होगा, अच्छा फल देगा, बलवान होगा। बुध, कन्या का बुध उच्च का होता है। कन्या राशि का बुध उच्च का होता है। कन्या राशि का स्वामी कौन होता है? कन्या राशि का स्वामी भी बुध होता है। बुध की 2 राशियां हैं। पिछले वीडियो मैंने आपसे चर्चा किया था कि सूर्य और चंद्रमा की एक राशि हैं और मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि की 2 राशियां हैं। तो बुध की एक राशि तो कन्या है जिसमें उच्च का होता है, और एक इसकी मिथुन राशि है। तो बुध का कन्या राशि में बुध उच्च का होता है। कितने अंश का उच्च का होता है? 15 अंश का। 15 अंश का कन्या राशि में बुध उच्च का है। बृहस्पति किस राशि में उच्च का होता है? कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का होता है। कर्क राशि का साइन क्या होता है? 4 गिनती। तो 4 गिनती में कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का होता है। कर्क राशि का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा। चंद्रमा की राशि कर्क में बृहस्पति उच्च का होता है। कितने अंश का? 5 अंश का। 5 अंश का बृहस्पति उच्च का होता है। शुक्र की उच्च राशि कौन सी है? मीन। मीन का स्वामी कौन होता है? बृहस्पति।
तो बृहस्पति की राशि मीन में शुक्र उच्च का होता है। कितने अंश का? 27 अंश का। शनि की उच्च राशि कौन सी है? तुला। तुला का साइन 7 गिनती, 7 अंक में, अर्थात तुला राशि में शनि उच्च का होता है। कितने अंश का? 20 अंश का। राहु किस राशि में उच्च का होता है? वृष राशि में राहु उच्च का होता है। कुछ लोग मिथुन राशि में राहु को उच्च का मानते हैं, कुछ विद्वान वृष में उच्च का मानते हैं, कुछ विद्वान मिथुन राशि में उच्च का मानते हैं। महर्षि पाराशर जी वृष राशि में राहु को उच्च का मानते हैं। केतु किस राशि में उच्च के होते हैं? राहु और केतु हमेशा एक दूसरे से अपोजिट रहते हैं। अगर चतुर्थ भाव में, मान लीजिए चतुर्थ भाव में राहु है, तो केतु उससे 7वें भाव अर्थात 10वें भाव में बैठा होगा, हमेशा अपने से अपोजिट हमेशा हो। वैसे ही राशियों में भी अगर वृक्ष का उच्च का है तो इससे 7वीं राशि कौन सी होगी? वृष से वृश्चिक। तो वृश्चिक राशि में केतु उच्च का होगा। वृश्चिक का साइन क्या होता है? 8 गिनती, 8 गिनती में उच्च का होगा। और कुछ विद्वान किस में मानते हैं? धनु में उच्च का मानते हैं। धनु राशि में केतु को उच्च का मानते हैं कुछ विद्वान। अब अंश इनके नहीं दिए हो, कितने अंश तक उच्च के होते हैं, कितने अंश तक नीच के होते हैं। अब आपको ये पता चल गया कि सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, तो अगर किसी में एक गिनती लिखी हुई है किसी भाव में, तो तुरंत आपके ध्यान में आना चाहिए कि एक राशि का स्वामी कौन होता है? मंगल होता है। अब अगर उसी भाव में सूर्य बैठा हुआ है तो इसका मतलब सूर्य उच्च का बैठा हुआ है। चंद्रमा वृष राशि में उच्च का होता है 3 अंश का। मंगल मकर राशि में उच्च का होता है 28 अंश का। बुध कन्या राशि में उच्च का होता है 15 अंश का। बृहस्पति कर्क में उच्च का होता है 5 अंश का। शुक्र 12 मीन राशि में उच्च का होता है 27 अंश का। शनि तुला में उच्च का होता है 20 अंश का। राहु वृष या मिथुन में उच्च का होता है। केतु वृश्चिक या धनु में उच्च का होता है। ये आपने उच्च राशियों के विषय में सुना। अब इन्हीं की नीच राशियां होती हैं। उच्च राशि में है, नीच में भी होता है। तो नीच किससे होगा? इसी से ठीक 7वीं राशि तुला में। मेष का 7वां क्या होगा? तुला। तो तुला में सूर्य नीच का होगा। और कितने अंश तक? अंश वही रहेगा, 10 अंश। 10 अंश का मेष में उच्च का होता है, तो 10 अंश का ही तुला में नीच का होगा। उच्च का होगा तो जाहिर सी बात है, उच्च का है, बलवान है तो अच्छा फल देगा। नीच राशि में बैठा है, कमजोर है तो खराब फल देगा। तो 10 अंश का नीच का होता है। चंद्रमा वृष में 3 अंश का उच्च का होता है, तो वृष से ठीक 7वीं राशि कौन सी होगी? वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक। वृश्चिक इससे 7वीं राशि है, तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होगा। कितने अंश का? वही 10 अंश, 3 अंश का। 3 अंश का उच्च का है चंद्रमा वृष में, तो वृश्चिक में 3 अंश का नीच का होगा। मंगल मकर में, मकर राशि में मंगल उच्च का होता है। कितने अंश का? 28 अंश का। तो मकर से 7वीं राशि कौन सी होगी? मकर कुंभ मीन मेघ वृष मिथुन कर्क। कर्क राशि में मंगल नीच का होगा। कर्क का मंगल नीच हो। कितने अंश का? 28 अंश का मकर राशि में मंगल उच्च का है, तो उससे 7वीं कर्क राशि में 28 अंश का ही मंगल नीच का होगा। अंश बल वही रहेगा। बुध कन्या राशि में उच्च का होता है 15 अंश का, तो बुध कन्या से 7वीं राशि कौन सी होगी? कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। मीन राशि में बुध नीच राशि में अपने होगा, नीच का होगा, खराब फल देने वाला होगा, कमजोर होगा। और कितने अंश का? अंश बल वही रहेगा, 15 अंश का। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का होता है। कितने अंश का? 5 अंश का। तो कर्क से 7वीं राशि कौन सी होगी? कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर। मकर राशि हुई, तो मकर का बृहस्पति नीच का होगा।
मकर राशि में बृहस्पति नीच का होगा कितने अंश का? 5 अंश का। शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है 27 अंश का। तो मीन से 7वीं राशि कौन सी होगी? मीन के बाद कौन सी आएगी? मीन पर 12 राशियां पूरी हो गई, तो मीन से 7वीं कौन होगी? मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। 7वीं राशि कौन सी होगी? कन्या। कन्या राशि में शुक्र नीच का होता है कितने अंश का? 27 अंश का। अंश बल वही रहेगा, जिस अंश में उच्च का होगा उसी में नीच का होगा। शनि तुला का उच्च का होता है 20 अंश का। तो तुला से 7वीं कौन सी होगी? तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। मेष राशि में शनि उच्च का होगा, मेष राशि में शनि नीच का होगा। शनि तुला का 20 अंश का उच्च का होगा और शनि मेष राशि का 20 अंश का नीच का होगा। राहु वृष या मिथुन में उच्च का होता है, तो वृष से 7वीं राशि कौन सी होगी? वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। वृश्चिक होगी, तो वृश्चिक राशि, वृश्चिक या धनु, वृष या मिथुन, वृश्चिक या धनु राशि में उच्च का राहु होता है। और केतु वृश्चिक या धनु में उच्च का होता है, तो नीच का किससे होगा? वृश्चिक से। 7वीं कौन सी होगी? वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेघ, वृष। वृष में केतु नीच का होगा, वृष या मिथुन नीच का होगा। दर्शकों, ये हमने आपको सारणी बना करके ऊंच और नीच राशियों के विषय में बताया कि किस राशि में सूर्य उच्च का होता है, किस राशि में नीच का होता है, कितने अंश का होता है। चंद्रमा किस राशि में उच्च का होता है, किस राशि में नीच का होता है और कितने अंश का होता है। मंगल किस राशि में उच्च का होता है और किस राशि में नीच का होता है और कितने अंश का होता है। बुध किस राशि में उच्च का होता है और किस राशि में नीच का होता है और कितने अंश का होता है। बृहस्पति किस राशि में उच्च का होता है और किस राशि में नीच का होता है, कितने अंश का होता है। शुक्र किस राशि में उच्च का होता है और किस राशि में नीच का होता है और कितने अंश का होता है। शनि किस राशि में उच्च का होता है और किस राशि में नीच का होता है और कितने अंश का होता है। राहु किस राशि में उच्च का होता है और किस राशि में नीच का होता है। केतु किस राशि में उच्च का होता है, किस राशि में नीच का होता है। इसको मैंने डिटेल में आपको समझाया। ऐसे अपने डायरी में सारणी बना लें अलग अलग, ताकि कंफ्यूज ना हो आपकी समझ में आए ये बात। इस तरह से ऊंच नीच राशियां आपके सामने लिखी हुई हैं। अब आइए हम देखते हैं कि इनकी कुंडली में, रामदास जी की कुंडली मैंने उदाहरण लिया था, रामदास जी की कुंडली में क्या पोजीशन है ग्रहों की, कौन ऊंच का है कौन नीच का है। ये कुंडली बन गई। दर्शकों, कुंडली बनाने में 1 मिनट भी नहीं लगता है। ये देखिए आपके सामने कुंडली बन गई। रामदास जी का जन्म कर्क राशि में हुआ था, तो कर्क लग्न हो गई। द्वितीय सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन। ग्रह कौन कहाँ बैठे हुए थे? तुला में केतु और चंद्रमा बैठे हुए थे। चतुर्थ भाव में तुला राशि में केतु और चंद्रमा बैठे थे और छठे भाव में बुध बैठा हुआ है। 7वें भाव में मकर राशि में सूर्य, शुक्र और शनि बैठे हुए हैं। 8वें भाव में कोई ग्रह नहीं। 9वें भाव में मीन राशि में बृहस्पति बैठे हुए हैं। 10वें भाव में राहु
और 11वें भाव में मंगल। दर्शकों, एक कुंडली कर्क लग्न की रामदास जी की है, जिनका जन्म 15 जनवरी 2023 को 7 बजे शाम को जौनपुर में हुआ था। तो अब इस कुंडली, ये जो आपने सारणी बनाया ऊंच नीच राशियों का, इस देखिए इस कुंडली से मिलान करिए कि कोई ग्रह टैली कर रहे हैं। देखिए सूर्य मेष का उच्च का होता है, इनका सूर्य देखिए किस गिनती में बैठा हुआ है, मकर राशि में बैठा हुआ है। तो नीच का किस राशि, तुला में होता है। तो न ऊंच का है न नीच का है, सूर्य इनका न उच्च राशि में है न नीच राशि में है। चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा वृष में उच्च का होता है और वृश्चिक में नीच का होता है। इनका चंद्रमा तुला में बैठा हुआ है, न वृष है न वृश्चिक है, इसका मतलब चंद्रमा भी ऊंच नीच में नहीं है। मंगल देखिए, मंगल मकर का उच्च का होता है और कर्क का नीच का होता है। तो मंगल देखिए इनका कहाँ बैठा हो, वृष राशि में बैठा है, न तो मकर में है न कर्क में है, इसका मतलब मंगल भी ऊंच नीच में नहीं है। बुध कन्या का उच्च का होता है, मीन का नीच का होता है। इनका बुध देखिए धनु में बैठा हुआ है, न कन्या में है न मीन में है, धनु राशि में है, इसका मतलब बुध भी ऊंच नीच में नहीं है। बृहस्पति को देखें, कर्क में उच्च का होता है, मकर में नीच का होता है। इनका बृहस्पति कहाँ बैठा है, बृहस्पति इनका मीन में बैठा हुआ है। अभी न तो कर्क में है न मकर में है, इसका मतलब बृहस्पति भी इनका न उच्च का है और न नीच का है। शुक्र मीन का उच्च का होता है और कन्या का नीच का होता है। इनका शुक्र कहाँ बैठा है, देखिए मकर राशि में बैठा हुआ है, तो न उच्च राशि में है अपनी न नीच राशि में है। शनि तुला में उच्च का होता है और मेष में नीच का होता है। इनका शनि किस राशि में बैठा है, मकर राशि में, न ये उच्च में है और न नीच राशि में है। राहु वृष या मिथुन का उच्च का होता है और वृश्चिक या धनु का नीच का होता है। यहाँ देखिए राहु मेष में बैठा हुआ है, न वृष में है न मिथुन में है, तो न ऊंच है न नीच राशि में है। केतु वृश्चिक या धनु में बैठा हुआ है, उच्च का होता है। केतु वृश्चिक या धनु में उच्च का होता है और वृष या मिथुन में नीच का होता है। केतु यहाँ देखिए कहाँ बैठा हुआ है, ये देखिए तुला में बैठा हुआ है, न उच्च का राशि का है, न तो उच्च राशि में केतु है और न तो नीच राशि में है। मतलब इनकी कुंडली में सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु, कोई भी ग्रह न तो अपनी उच्च राशि में है न कोई ग्रह नीच राशि में है। ठीक, आशा है दर्शकों आपकी समझ में आ रहा होगा। ये सारणी बना करके लिख लीजिएगा। जब आपको ऊंच नीच का पता होगा कि ग्रह उच्च का है कि नीच का है, तो इसी से अनुमान लग जाता है कि जातक का भविष्य कैसा है आगे। अगर सूर्य उच्च का है, बलवान है, मजबूत है, तो निश्चित रूप से जातक तेजस्वी होगा। और अगर केंद्र और त्रिकोण की मैंने चर्चा किया था, 1 4 7 10 केंद्र है और त्रिकोण कौन सा है, 1 5 और 9, इन भावों में अगर उच्च का होकर के सूर्य कहीं बैठा हुआ है तो बहुत अच्छा फल देगा। और कहीं इन्हीं भाव में नीच का होकर के सूर्य बैठा है तो अच्छा फल नहीं देगा। केंद्र और त्रिकोण में होने के बावजूद भी, अच्छे घर में होने के बाद भी अपने नीच राशि में होने के कारण अच्छा फल नहीं देगा। जैसे कोई बड़े घर का आदमी अगर किसी नीच के घर में बैठ जाए तो वो उसका फल उच्च वाला नहीं होता है, वो भी नीच की संगति में जाने के कारण उसके फल में कमी हो जाती है, उसके तेज में कमी हो जाती है। वैसे ही सूर्य अगर उच्च का है, अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है और केंद्र में बैठा हुआ, अच्छे घर में बैठा हुआ है तो अच्छा फल देगा। और अगर 6 8 12 ये खराब घर माने जाते हैं। छठवां घर लग्न से देखें, 1 2 3 4 5 6, छठवां घर ये खराब घर माना जाता है। 8वां घर ये खराब माना जाता है और 12वां, इन घरों में जो ग्रह बैठते हैं वो बहुत अच्छा फल नहीं देते, बशर्ते कि वो अपनी राशि में न हो। 6 8 12 में अगर अपनी राशि में कोई ग्रह बैठा है तो अच्छा फल देगा, वो अच्छा फल देगा, निश्चित रूप से खराब फल नहीं देगा। इस बात का ध्यान रखें। तो इनकी कुंडली में कोई भी ग्रह न तो उच्च राशि में बैठा है न नीच राशि में बैठा हुआ है, तो क्या ये भाग्यशाली नहीं है? निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली देखने के कई पैमाने हैं। जैसे कि मैंने कहा कि बृहस्पति इनका
अपनी राशि में, मीन राशि में भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है। तो जिसका बृहस्पति भाग्य स्थान पर बैठा हो अपनी राशि में, वो पैदा होने से ही भाग्य लेकर पैदा होता है, वो भाग्य के साथ पैदा होता है। जैसे कहा जाता है ना, कुछ लोग भाग्यशाली पैदा होते हैं, कुछ लोग अपने कर्मों से भाग्यशाली बनते हैं, और कुछ लोग के ऊपर भाग्यशाली का ठप्पा लगा दिया जाता है। कुछ लोग महान पैदा होते हैं, कुछ लोग अपने कर्मों से महान बनते हैं, और कुछ लोगों पर महानता थोप दी जाती है। तो ये क्या है, इनकी कुंडली में भाग्य स्थान पर बैठा अपने घर में, इसका मतलब ये महान पैदा हुए हैं। दर्शकों, आज यहीं तक। अगले वीडियो में हम मैत्री चक्र के विषय में आपसे चर्चा करेंगे कि कौन ग्रह किस ग्रह का मित्र है, कौन किस ग्रह का शत्रु है। आज यहीं तक। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कराते रहें। लेकिन एक बात दर्शकों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो और अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। बहुत लंबा